हाँ जी, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी एक्ट। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, वैसे तो ये नेट का टॉपिक है, परंतु पंजाब पीजीटी में इसकी अहमियत क्या है कि हमारे से जो हमारा कंपनी अकाउंट है, ठीक है, उसमें सवाल पूछे जाते हैं कंपनी से रिलेटेड। तो एक्ट में कुछ एक्ट हमसे पूछ लिए जाएं, सेक्शन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कंपनी एक्ट। कहते हैं कंपनी एक्ट 2013 क्या है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन कंपनी लॉ विच रेगुलेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर्स, डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। यानी कि जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, ये क्या है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, जो कंपनी एक्ट 2013 है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और इंडियन कंपनी यानी कि इंडियन कंपनी लॉ के ऊपर बनाया गया एक्ट 2013 है, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि जो रेगुलेट करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी को रेगुलेट करना, इनकॉर्पोरेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंपनी क्या है, डायरेक्टर्स कौन होंगे, कैसे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसका, उन सब बातों का जिक्र किया गया है। कहां पर किया गया है? कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, इससे पहले जो हमारा कंपनी एक्ट होता था, इट वाज 1956। अब इसको अमेंड करके कितना बना दिया गया? कंपनी एक्ट 2013 बना दिया गया है। अब एक्ट जो 2013 है, इसमें क्या है? 29 चैप्टर्स हैं, जिसमें 470 सेक्शंस हैं। ठीक है, पहले क्या थे? 658 सेक्शंस थे, किसमें? कंपनी एक्ट 1956 में, और 7 शेड्यूल है। यानी कि जो हमारा 2013 वाला एक्ट है, उसमें 29 चैप्टर, 470 सेक्शंस। 56 वाले में क्या था? 658 सेक्शंस थे। ठीक है, और 7 शेड्यूल। ठीक है, अब एक्ट को रिप्लेस किया गया है। किसको रिप्लेस करके बनाया गया? कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस करके बनाया गया है। ठीक है, पार्शियल मैनर में, ऐसा नहीं कि सारे का सारा ही बदल दिया गया है। कुछ वहां से बातें उठाई गई 1956 में और कुछ इसको अमेंड कर दिया गया। ठीक है, एक्ट हैज रिप्लेस्ड द कंपनी एक्ट 1956 इन ए पार्शियल मैनर आफ्टर रिसीविंग द असेंट, असेंट होता है सहमति, किसकी? प्रेसिडेंट की, ऑफ लोकसभा ऑन 2013। पेपर में सवाल पूछ लिया जाए बिल्कुल डीपली कि कंपनी एक्ट 2013 को राष्ट्रपति जी के द्वारा सहमति कब दी गई, तो आप लोग कहेंगे 29 अगस्त 2013। अब ये क्वेश्चन तो पीजीटी में भी पूछा जा सकता है और नेट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपनी एक्ट तो वहां भी पढ़ के आए हैं हम लोग। तो कंपनी एक्ट की जो असेंट है, सहमति है, राष्ट्रपति जी ने दी थी 29 अगस्त 2013 को। ठीक है, द एक्ट केम इनटू फोर्स आपसे पूछा जाए तो 12 सितंबर 2013 को केम इनटू फोर्स कब हुआ? 12 सितंबर 2013 को। विद फ्यू चेंजेस लाइक अर्लियर प्राइवेट कंपनीज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर वर 50। ठीक है, नाउ इट विल बी 200। ठीक है, कई बार घुमा के सवाल पूछ लिया जाता है कि जो 1956 का एक्ट है, क्योंकि अब हम लोग भूल चुके हैं कि आज 2013 का एक्ट चल रहा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हमें याद करने की आदत पड़ गई है प्राइवेट कंपनी के लिए 200, परंतु 1956 में कितने थे? इट वाज 50। ठीक है, ये लोगों भी ये चीज भी ध्यान में रखनी है। और जो कंपनी एक्ट 2013 आया, इसमें एक नई टर्म जुड़ी गई, ओपीसी, जिसको आप लोग नाम देते हो वन पर्सन कंपनी। ठीक है, इंक्लूडेड इन दिस एक्ट दैट विल बी ए प्राइवेट कंपनी। ये क्या होगी? एक प्राइवेट कंपनी होगी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, अब इसकी फीचर क्या है? दोनों का कंपैरिजन चार्ट आ गया आपके सामने। ठीक है, इसकी कंपैरिजन में क्या है? 1956 और 2013। 56 में 13 पार्ट थे, यहाँ 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं, 15 स्केजुअल्स थे, यहाँ 7 स्केजुअल्स हैं। ठीक है, कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं। अब नया क्या जोड़ा गया है? ठीक है, कंपनी एक्ट जो 1956 के बाद 2013 आया, उसमें नया क्या जोड़ा गया है? ओपीसी आ गई, वन पर्सन कंपनी। क्लोज एक्शन सूट जोड़ दिया गया, वुमन रेजिडेंट डायरेक्टर का मामला जोड़ दिया गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात जोड़ दी गई, स्मॉल डोरमेंट कंपनी, की मैनेजरियल पर्सन, इसको आप केएमपी कहते हो, सेक्रेटरियल ऑडिट,
रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर, एनसीएलटी, स्पेशल कोर्ट्स, एनएफआरए, ठीक है, सारी बातें आगे आएंगी। सीएसआर जोड़ दिया गया, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी जोड़ दिया गया, ठीक है, जिसके तहत आपको क्या करना होता है, आपके पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% कंट्रीब्यूशन करना होता है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है, ठीक है। इसके लिए आपको शर्तें पूरी करनी होती है, जो कि मैंने किसमें पढ़ा रखी हैं, सीएसआर में पढ़ा रखी है। चलिए जी, अब ये क्या कहता है, ठीक है, एक बार कमेंट करें प्लीज, क्या ये अक्षर छोटा तो नहीं है, विजिबल है आपको प्रॉपरली? क्या ये, यस, ओके, हाँ जी। कहता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब हमें तो पता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी कैसे आई, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे पहले भैया काम करता था सोल ट्रेडर, ठीक है। अकेला बंदा क्या करता था, बिजनेस को लगाना, मैनेज करना, चलाना, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, रिस्क उठाना, मैनेज करना, सारे काम अकेला करता था, ठीक है। अब अकेले बंदे की एफिशिएंसी और फाइनेंशियल कैपेसिटी, अकेले बंदे की एफिशिएंसी और फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या हो सकती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड होती है तो इसमें कुछ कमियां आई, कमियां क्या आई, इसकी लाइबिलिटी बेचारे की अनलिमिटेड होती थी। अब उस अनलिमिटेड लाइबिलिटी का सामना करने के लिए इसके घर के बर्तन तक बिक जाते थे। इवन क्या होगा कि अगर इस आदमी को कुछ हुआ तो अपना सोल ट्रेडर क्या हो गया, खत्म, बिजनेस बंद। उसके बाद एक और एक मिलके अपना दुख सुख बांटने के लिए क्या बना दी गई, पार्टनरशिप बना दी, ठीक है। अब 2 या 2 से ज्यादा लोग दुख सुख बांटने के लिए राजी हो गए। दुख सुख के साथ साथ वो क्या बांटते थे, ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट भी बांटते थे, कैपिटल भी ज्यादा होने लगी। अब बिजनेस को मैनेज करना भी थोड़ा आसान हो गया, परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी रही कि भैया जो बाहर की देनदारी है वो अनलिमिटेड ही है। घर के बर्तन इनके भी बिकेंगे अगर बाहर के लोगों का पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर बिजनेस की एसेट्स बाहर का पैसा चुकाने में क्या होगी, सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो घर के बर्तन इनके भी बिकेंगे, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी भैया, 2 लोग मान लो पार्टनरशिप में है, एक को कुछ हुआ, पार्टनरशिप खत्म, ये भी एक समस्या रही। फिर क्या लगे कि भैया अगर ये इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी का तोड़ निकालना है, तो कुछ लोगों ने एक वॉलेंटरी एसोसिएशन बनाई, एक अपनी इच्छा से बनाया कि एक एसोसिएशन जिसका निर्माण बाय लॉ होता है, बाय लॉ निर्माण होता है, तो भैया एंड भी क्या होता है, बाय लॉ होता है। ये एसोसिएशन तो वॉलेंटरी होती है, परंतु इसकी एंडिंग और इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, बाय लॉ होती है, जिसमें जो इसके कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, और शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। आप जितनी उसने बंदे ने कंट्रीब्यूशन किया है उससे ज्यादा उससे पैसे नहीं मांग सकते, ये इसकी खास बात होती है। तो क्या कहता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, एज मैनी लिमिटेशंस इन द पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर में बहुत सारी कमियां थी। न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई, इसका नाम कंपनी है, ठीक है। व्हेन वाज द ओरिजिन ऑफ कंपनी, का ओरिजिन कब हुआ था, द कंसेप्ट ऑफ कंपनी वाज ओरिजिनेटेड इन द इटली इन 12th century AD, यानी कि 12वीं शताब्दी में कंपनी नाम की शय, जिसको चीज बोलते हैं, ये उसका कंसेप्ट क्या हो गया था, पैदा हो गया था 12वीं शताब्दी में इटली में। फर्स्ट कंपनी की बात करता है, द फर्स्ट कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड in the 16th century. In India, a company is come after companies in England and the Companies Act 1850 enacted. ठीक है, ये क्या कहता है कि भारत में जो कंपनी कब आई है, आफ्टर कंपनीज इन इंग्लैंड के बाद आई है, और कंपनी एक्ट गया है 1850 एनेक्टेड हो गया। स्वतंत्र भारत में कंपनी स्टार्ट होती है 1956 के बाद। कहता है कि ओरिजिन ऑफ कंपनी कहां से स्टार्ट हुआ, तो आप लोग कह देंगे भैया इटली 12वीं शताब्दी। पहली कंपनी स्थापित की गई इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में। भारत में जो कंपनी आती है आफ्टर कंपनीज इन इंडिया, इंग्लैंड के बाद आती है। एक्ट क्या था, 1850 था। स्वतंत्र भारत में कंपनी स्टार्ट होती है 1956 के एक्ट के बाद। अब कंपनी का मीनिंग क्या है, जो कंपनी वर्ड है वो डिराइव किया है लैटिन वर्ड कंपनी से, कम प्लस पेनिस, ठीक है। कम का मतलब है टुगेदर, पेनिस का मतलब है ब्रेड, ठीक है भाई। कहने का मतलब किसको बोलते हैं, इकट्ठे बैठकर खाना खाना,
द वर्ड मीन्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु एट टुगेदर, जो इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है कंपनी का मतलब ये होता है। बट नाउ इट इज कंपनीज मीन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का एक संघ बन गई है, ठीक है, जहां पर लोग मिलकर क्या करते हैं, कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। परंतु आज के टाइम पे कंपनी क्या बन गई है, एक ज्वाइंट एसोसिएशन बन गई है, ठीक है। हाँ जी, पहले कंपनी क्या था, कंपनी दो शब्द से मिलकर बनी, कम प्लस पेनिस, कम का मतलब है टुगेदर, पेनिस का मतलब क्या है, ब्रेड। भी जब पहले लोग क्या था, मिलकर इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे, परंतु आज के टाइम पे कंपनी का मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जो ज्वाइंटली इन्वेस्टमेंट करती है, जो ज्वाइंटली क्या करती है, इन्वेस्ट करती है कैपिटल को। अगली बात, तो कंपनी की डेफिनेशन आ गई, रजिस्टर्ड एसोसिएशन। हाँ जी, एक सेकंड जी। हाँ जी, कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन विच इज एन, जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है फॉर इट्स सिग्नेचरी, ठीक है, अ कॉमन कैपिटल कंप्राइज ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स है, कैरिंग लिमिटेड लायबिलिटी, सारी की सारी क्या है, कंपनी की फीचर है। कंपनी क्या है, सबसे पहली बात एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, अगली बात इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, उससे नेक्स्ट बात परपेचुअल सक्सेशन है, इसकी कॉमन सील होती है, ठीक है, कॉमन कैपिटल कंप्राइज ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं इसमें, और लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये सारी की सारी क्या है, कंपनी की डेफिनेशन के साथ कंपनी की फीचर भी हैं, भी लोगों का अपनी इच्छा से बनाया गया एक ऐसा एसोसिएशन, ठीक है, जिसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी होने का मतलब क्या है कि कंपनी अपने नाम से क्या रख सकती है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, कंपनी अपने नाम से डील कर सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, ठीक है। इसकी जो एंटिटी होती है वो उसके शेयर होल्डर से या फिर इसके जो मैनेजमेंट होती है उससे डिफरेंट होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में एक लाइन आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपको पता भी है कि मेंबर में गो, ठीक है, बट द कंपनी गोज फॉर एवर, कंपनी गोज फॉर एवर, ठीक है। इसकी कॉमन सील है, अब कंपनी है, कंपनी की जिम्मेवारी के लिए भैया किसी बंदे की, क्योंकि तो आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप तो साइन कर नहीं सकते, तो इसकी जिम्मेवारी के लिए इसकी क्या चाहिए, हमें स्टैंप चाहिए, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया गया है, कॉमन सील नाम दिया गया, ठीक है। कॉमन कैपिटल, इसके शेयर क्या तो ट्रांसफरेबल होते हैं, और लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। फीचर आ गई इसकी वही, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है, मैनेजमेंट इज अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनर लिमिटेड होती है, कॉमन सील होती है, रिस्क क्या होता है, ज्वाइंटली शेयर किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन में अपन ने पढ़ लिया कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, होता ह्यूमन बीइंग की तरह है परंतु इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी आपको पता है कि इसकी जो एंटिटी होती है, अस्तित्व होता है इसका, वो इसकी मैनेजमेंट से अलग होता है, ठीक है। इसको फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, आरओसी के पास जाना, एओ तैयार करना, एमओए तैयार करना, ठीक है। इंजॉय करता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है इसका, मेंबर में कम मेंबर में गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर। इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो बीओडीज के अंडर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर होती है। लाइबिलिटी ऑफ ओनर क्या होती है, लिमिटेड होती है। कॉमन सील स्टैंप अभी बताई है, रिस्क ज्वाइंटली शेयर किया जाता है इसके अंतर्गत। इसकी फीचर आ गई, सबसे पहली इसकी जो फीचर है वो ये है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। अ कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, इट मींस इट नीड टू बी इनकॉर्पोरेट, भैया इसको इनकॉर्पोरेट होने के लिए इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत होगा, कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहा जाता है क्योंकि इसका बर्थ नेचुरल बर्थ नहीं होता, ठीक है। इट इज इंटेंजिबल होती है, इनविजिबल होती है,
इट डेथ इज आल्सो बाय लॉ। भैया इसका बनना और मरना दोनों बाय लॉ होता है। नो बॉडी नो सोल, बट इट नॉट कॉल्ड एज फिक्शनल एंटिटी नहीं होती। मतलब फिक्शनल का मतलब क्या है कि जिसका कोई अस्तित्व ना हो, एंटिटी होती है परंतु फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती। एज ए नेचुरल पर्सन बाय सेल प्रॉपर्टीज मेक एग्रीमेंट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर कि इसका जो निर्माण है वो बाय लॉ। इस आर्टिफिशियल इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका बर्थ नेचुरल नहीं होता हमारी तरह, ये इंटेंजिबल और इनविजिबल होती है। इसकी मृत्यु भी बाय लॉ की जाती है, मतलब इसको बंद करना हो तो बाय लॉ किया जाएगा। कोई बॉडी नहीं, कोई सोल नहीं, ठीक है, बट इट नॉट कॉल्ड फिक्शनल एंटिटी नहीं होती। एक ह्यूमन नेचुरल पर्सन की तरह ये बाय और सेल्स की प्रॉपर्टीज मेक एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट खोल सकती है, ठीक है, इसको सू किया जा सकता है, ये किसी को सू कर सकती है, मतलब कोर्ट में केस करना लाइक दैट। थर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मींस कंपनी इज डिस्टिंक्ट, होता है अलग होना, फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी का अस्तित्व इसके मेंबर के अस्तित्व से अलग होता है। इट कैन कॉन्टेक्ट विद एनी ऑफ इट्स मेंबर, किसी भी मेंबर से कॉन्टेक्ट कर सकती है, बोरो कर सकती है, लैंड मनी, सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है, कैन बी सूट इसके खिलाफ केस कर सकती है थर्ड पार्टी। फेमस बाय सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी। ठीक है, ये विवाद हुआ था, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी का विवाद हुआ था, उससे इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या आई है निकलकर सामने आई है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आपको समझ गया कि ये किसकी फीचर है, कंपनी की फीचर है। ऐसा कुछ सवाल पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी अस्तित्व इसके मेंबर से अलग हो सकता है, इसको कंपनी इसके खिलाफ केस किया जा सकता है, ये भी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन, उसके बारे में आप लोगों को एक बात ध्यान रखिए पहले ही, मेंबर में कम मेंबर में गो बट द कंपनी गोज फॉरएवर। कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर के आने का, जाने का, मरने का, छोड़ के जाने का, इंसॉल्वेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन सील कहता है एज ए आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती, परंतु विदाउट सिग्नेचर कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, तो इसकी कॉमन सील यूज की जाती है। कॉमन सील कहता है सिंबल ऑफ कंपनी होता है, आइडेंटिटी होती है और इससे सिग्नेचर होते हैं, जिससे पहचान पता चल सके कि ये क्या है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं और कंपनी के द्वारा वेरीफाइड है, वहां पर वो स्टैंप यूज की जाएगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। कहता है लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। भैया आप उनसे सिर्फ उतने ही पैसे मंगवा सकते हो जितने पैसे उनकी तरफ बकाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक आदमी ने 100 शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक है, तो 1000 उसके खिलाफ पैसे बन गए, 2 रुपए अभी बकाया है, तो उससे आप सिर्फ 200 रुपए ही मंगवा सकते हो और ज्यादा पैसे मंगवा नहीं सकते हो। पर्सनल प्रॉपर्टी शेयर होल्डर की यहाँ पर डेट की पेमेंट करने के लिए यूज नहीं की जा सकती। किसके डेट, कंपनी के डेट पूरे करने के लिए इसकी यूज नहीं की जा सकती। इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, द लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू गारंटी, जितने की गारंटी दोगे उतनी ही लायबिलिटी आपकी क्या रहेगी, गारंटी तक लिमिटेड रहेगी। ठीक है, अब बता मेंबर्स। ठीक है, मेंबर वाले में सवाल सब जगह फंसता है। ठीक है, देखो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 हो गए। ठीक है, अभी पढ़ा के आया हूं पीछे कि भैया अगर वो उसका दिमाग ज्यादा चल जाए और कंपनी एक्ट 1956 के तहत पूछने खड़ा हो जाए, ठीक है, तो हम लोगों ने ध्यान रखना 50 मेंबर की मैक्सिमम की लिमिट होती थी, अब कितनी हो गई है, 200 हो गई है। ठीक है, अगली बात है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, अ कंपनी कैन नॉट मैनेज इट्स ओन अफेयर, कंपनी अपने जितने भी काम काज हैं अकेली मैनेज नहीं कर सकती, मतलब खुद मैनेज नहीं कर सकती, तो इट इज मैनेज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे एक सवाल का जवाब आपको और मिल गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आप लोग कहेंगे शेयर होल्डर करते हैं। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है वो शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए गए जो बीओडीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके द्वारा किया जाता है। लिमिटेड बाय एक्शन, a company is incorporated for a specific purpose and its objective is clearly defined in prospectus. company can't go beyond this, जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का निर्माण किया जाएगा वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा और कंपनी उससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, इसलिए इसको लिमिटेड बाय एक्शन बोला गया है।
लिमिटेड बाय एक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनी को जिस स्पेसिफिक पर्पज से बनाया गया है, ठीक है, वो उसके प्रोस्पेक्टस में क्लियरली डिफाइन होगा, तो क्लियरली डिफाइन होगा तो कंपनी उससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट। जिन छोटे छोटे टुकड़ों में कंपनी की कैपिटल बटी होती है उसको हम लोग शेयर कहते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज शेयर। द पर्सन नोन एज शेयर होल्डर। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन इजिली ट्रांसफर। कंपनी जो पब्लिक कंपनी के शेयर हैं वो तो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और एक खास बात क्या है यहाँ पर, सिर्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने और जनता को इनवाइट करने का काम भी पब्लिक कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी ना तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और ना ही जनता को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है। कंपनी का समापन भी बाय लॉ होता है। कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। भैया कंपनी सिटीजन नहीं है। इट हैज नो फंडामेंटल राइट लाइक ए सिटीजन। जैसे हम लोग सिटीजन हैं, हमारे पास कुछ आधारभूत राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, वैसे राइट कंपनी को नहीं होते। ठीक है जी। ये हम लोगों ने 12 क्या पढ़ी, इसकी फीचर पढ़ी। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि जब सवाल बिल्कुल उसने रद्दी सा बनाना हो तो वो ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी इसकी फीचर है, कौन सी नहीं है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन पहली, आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड वन सेपरेट लीगल एंटिटी, फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन, फिफ्थ है कॉमन सील, सिक्स्थ है लिमिटेड लाइबिलिटी, सेवंथ है नंबर ऑफ मेंबर, एट्थ है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, नाइन्थ है लिमिटेड बाय एक्शन, 10 है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, देखो ये वाली फीचर नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पुरानी है, टर्मिनेशन बाय लॉ ठीक है। एक ये भी फीचर अच्छी है कि कंपनी सिटीजन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, तो हम लोग कहेंगे कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट प्राप्त नहीं होते। चलो जी, अब कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पहला ही सवाल यहां से पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी है। स्टेज नंबर 1 प्रमोशन ऑफ द कंपनी, स्टेज नंबर 2 रजिस्ट्रेशन, स्टेज नंबर 3 कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ वन इज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ये बहुत बार सीक्वेंस में लगाने भी आते हैं। ठीक है, और कौन से हैं कौन से नहीं है ये भी पूछ जाते हैं। तो पहला आप लोग याद रखोगे प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट द प्रीमियरी एक्टिविटीज आर डिफाइंड। सबसे पहले जो प्रारंभिक गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको डिफाइन। आरओसी, आरओसी का मतलब है वो अंकल, इस नाम क्या, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीमियरी एक्टिविटीज पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट फिलअप करने पड़ेंगे आरओसी के पास। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से करने हैं, डॉक्यूमेंट के लिए भैया हमें करना पड़ेगा नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन अबाउट हेड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर हमें क्या देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी किसकी, हेड ऑफिस की। छोटा सा सवाल है परंतु बेकार सा, दिन पूछ लेते हैं, कितने दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन के कितने दिन के अंदर हेड ऑफिस की सूचना हमें देनी पड़ेगी आरओसी को, तो 30 दिन के अंदर। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर देनी पड़ेगी, रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, लिखित सहमति देनी पड़ेगी डायरेक्टर की, भैया हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं। किसको देनी पड़ेगी, आरओसी को। अगली बात पेमेंट, फी पेमेंट करनी पड़ेगी। आफ्टर फिलिंग द अबव डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है और फी डिपॉजिट के बाद आरओसी राइट द नेम ऑफ द कंपनी इन रजिस्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया नाम अगर उसको सेटिस्फैक्टरी लगता है तो अब जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो देने के बाद वो अपने आपकी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में मेंशन कर लेता है और आपको सीआईएन इशू कर देता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट, भैया डॉक्यूमेंट में आया एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, 30 दिन के अंदर आपने हेड ऑफिस की सूचना देनी है रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की लिस्ट के साथ कंसेंट भी देनी है उनकी रिटर्न में, फी पेमेंट करनी है। सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद अगर रजिस्ट्रार अंकल को लगे कि भैया मामला सेटिस्फैक्टरी है, तब आपके द्वारा जो भी प्रपोज नेम होगा कंपनी का वो मेंशन कर लिया जाएगा। परंतु प्रपोज नेम के बारे में भी समस्याएं रहती हैं कि आप लोग कुछ ऐसे नेम्स हैं जो यूज नहीं कर सकते। आप लोग नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल एम्बलम हो गया, रॉयल हो गया, वर्ड्स यूज नहीं। ठीक है, तो आप किसी से मिलता जुलता नाम भी नहीं यूज कर सकते।
ये भी समस्या है। और आपको जो आरओसी क्या कर देगा, सीआईएन इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टेजेस क्या है, ठीक है। अब स्टेजेस अपन ने पहले ही पढ़ी थी। सबसे पहले कौन सी थी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल राइजिंग स्टेज, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, ठीक है। ये 4 स्टेजेस थी हमारी, ठीक है। अभी ऊपर कौन कौन से स्टेप्स थे, सॉरी, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यही था। यानी कि एक चीज देखो, इनकॉर्पोरेशन को हम लोग क्या नाम और दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन हो गया, रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन हो गया, कैपिटल हो गया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में क्या मामला रहता है, प्रमोशन बाय प्रमोटर, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, वही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वही 4 स्टेप बता रहा है बार बार, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, कैपिटल और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रीमियरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आरओसी के बाद डॉक्यूमेंट फिलअप करने पड़ेंगे। अभी डॉक्यूमेंट इतने सारे बता के आए हैं आप, उसमें एक एमओए बताया था, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया था, तीसरी बात भैया लिस्ट ऑफ डायरेक्टर बताई थी, ठीक है। चौथी बात रिटर्न कंसेंट बताई थी, ठीक है। रिटर्न कंसेंट के बाद पांचवी बताई थी पेमेंट, फी पे करनी थी, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करने के बाद, ठीक है, अगर उनको लगता है कि भैया मामला सेटिस्फैक्टरी है, तब वो आपको क्या दे देगा, सीआईएन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अब एमओए क्या होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवाल देता है। चलो जी, पहला ही सवाल आपके सामने, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी आपसे पूछा जाए तो एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसको चार्टर भी कहते हैं। दूसरा सवाल, क्या डिफाइन करता है राइट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ठीक है। विदाउट एमओए नो कंपनी कैन रजिस्टर्ड, ठीक है। बाउंड्री वॉल भी कहा जाता है इसको, जो लिमिट ऑफ द कंपनी डिफाइन करता है। मेन पर्पस क्या होता है, शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना, क्रेडिटर्स को और एनी ऑफ स्टेक होल्डर अबाउट कंपनी बिजनेस। यानी कि जो एमओए है हमारा, पहला सवाल प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी है, सेकंड इसको चार्टर भी कहा जाता है, थर्ड इज ये क्या डिफाइन करता है, राइट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी डिफाइन करता है। विदाउट एमओए कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, इसको बाउंड्री वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये लिमिट ऑफ कंपनी बताता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, किसको इन्फॉर्म करना, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, किसी भी स्टेक होल्डर को कंपनी के बारे में। इसका वर्णन कहां किया गया है भैया, 256 में, सेक्शन 256 के मुताबिक। एम मेमोरेंडम का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन as originally framed and alter from time to time in pursuance of the any previous act or by this act। ये क्या कहता है कि जो एक्ट 256 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक मेमोरेंडम का मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लोगों का एक संघ, सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड और टाइम टाइम एल्टर की जाती है इस एक्ट के तहत या फिर किसी प्रीवियस एक्ट के तहत। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलन, द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम इज टू अनेबल द शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो इट्स परमिटेड रेंज ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि कंपनी की लिमिट के बारे में, कंपनी की बाउंड्री के बारे में बताने का काम कौन करता है, एमओए करता है। तो एमओए सबको पढ़ने को मिलता है भैया, किस किस को, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, और वो हर आदमी जो कंपनी से डील करता है, ठीक है। इसकी फीचर क्या है, ठीक है, ये बेसिक चार्टर कहलाता है कंपनी का, जिस पर कंपनी बेस्ड होती है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है, जो क्या बताता है, लिमिटेशंस और शफेयर, दायरा बताता है। अपने बाउंड्री वॉल कहा था ना, दायरा बताता है। ऑल एक्ट बियॉन्ड द स्कोप आर डीम्ड टू बी अल्ट्रा वायरस। अब अल्ट्रा वायरस पे यूजीसी का सवाल आया था काफी टाइम पहले कि द टर्म अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू, the term ultra virus is related to company act, ठीक है। कहता है ऑल एक्ट बियॉन्ड द स्कोप, भाई एमओए के दायरे से बाहर आने वाली कोई भी चीज क्या कहलाएगी, डीम टू बी अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब है कि वो इसके क्षेत्र से बाहर है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी। कंपनी के साथ डील करने वाला हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एमओए को पढ़ सकता है। क्लोज ऑफ एमए में कौन कौन से क्लोज आते हैं,
अगला इंपॉर्टेंट बात, नेम, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, लाइबिलिटी, कैपिटल और एसोसिएशन। ठीक है, पीछे से हम लोग एक सवाल पढ़ रहे थे, मैं एक सवाल पढ़ रहा था, इसमें से सवाल पूछा गया था कौन से क्लोज को अल्टर नहीं किया जा सकता, तो मैंने पढ़ा था कि लायबिलिटी क्लोज को अल्टर नहीं किया जा सकता। पहला सवाल तो ये है कि नंबर ऑफ क्लोज, तो आप लोग कहेंगे जी 6। कौन कौन से हैं भैया? नेम, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, लाइबिलिटी, कैपिटल और एसोसिएशन, 6 क्लोज हैं। अब नेम क्लोज क्या कहता है? नेम क्लोज, द क्लोज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी बाय विच इट इज रजिस्टर्ड, जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसको बारे में जिक्र कहाँ किया जाएगा? नेम क्लोज में किया जाएगा। जो नेम ऑफ द कंपनी है ये स्टेटस ऑफ द कंपनी बताता है। कई चीजें ध्यान में रखनी है जब कंपनी का नाम आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो। द नेम मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल, नहीं होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के तहत ये जो आपका नाम है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल और सिमिलर भी नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी के। अगर सिमिलर है भी तो अनडिजायरेबल है। द नेम एज पर द एम्बलम और नेम भी नहीं होने चाहिए जो इम्प्रॉपर यूज करते हुए, जैसे एक्ट 1950 के मुताबिक कहता है, एक्ट 1950 के मुताबिक आपके नाम में किसी तरह का कोई एम्बलम्स यानी कि नेशनल एम्बलम्स सिंबल्स हैं जो हमारे, वो यूज नहीं करने चाहिए। कंपनी को शब्द नहीं यूज करने भैया, नेशनल, कोऑपरेटिव, एम्परर, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, ये वर्ड्स नहीं यूज करने। द नेम मस्ट बी, वो क्या यूज कर सकता है? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड यूज कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 एनी कंपनी इज for developing trade, science, culture, use its profit for social welfare, exempted to use the word limited or private limited, but only the permission of central government। कितनी काम की बात है और इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या कहता है कि भैया जो कंपनी क्या कर रही है, सेक्शन 8 पहले तो जिक्र है सेक्शन 8 का, एक ऐसी कंपनी जो डेवलपिंग ट्रेड करती है, किसके लिए? साइंस के लिए, कल्चर के लिए, और अपने प्रॉफिट को सोशल वेलफेयर में यूज करती है, यहां से कमाती है और सोशल वेलफेयर में लगा देती है, वो अपने साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाने से एग्जम्प्ट है, परंतु विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। तो पेपर में सवाल आपसे पूछ लिया गया कि ऐसी कंपनी जो साइंस कल्चर से अपना प्रॉफिट कमाकर सोशल वेलफेयर में लगाती है, उसका जिक्र कौन से सेक्शन में है? तो आप लोग कहेंगे सेक्शन 8 में है। वो कौन कौन से शब्द लगाने से एग्जम्प्ट है? वो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाने से एग्जम्प्ट है, परंतु किसकी कंसेंट से? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से ही ऐसा कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एट एनी टाइम रिवोक दिस लाइसेंस ऑफ, का जो लाइसेंस है वो किसी भी टाइम वापस लिया जा सकता है। द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड पब्लिश, जो कंपनी का नाम है वो क्या करना चाहिए? आपको प्रेजेंट और पब्लिश करना चाहिए। मस्ट डिस्प्लेड ऑन साइन बोर्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस पे लिखा होना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम बोलूं? लो चलो, सोनू एंड संगीता's कंपनी, ठीक है, सोनू एंड, बड़े बड़े शब्दों में लिखा होना चाहिए, सोनू एंड संगीता's कंपनी, ठीक है। द नेम आल्सो एनग्रेव्ड द कंपनीज कॉमन सील, कंपनी कॉमन सील पे भी वो एनग्रेव्ड का मतलब खुदरा हुआ होना, भी नाम लिखा होना चाहिए। मस्ट ऑन ऑल बिजनेस लेटर हेड के ऊपर भी होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12(3) प्रोवाइड दैट द वन पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन इन द ब्रैकेट। अगर आप ओपीसी हो तो भैया मेंशन कर दोगे, कहां पर कर दोगे? ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे। चलो जी, मैंने आपको पढ़ाया एमओए। एमओए के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। पहले ये 4 स्टेजेस पढ़नी जरूरी है। प्रमोशन, सेकंड पहली प्रमोशन, दूसरी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, तीसरी कैपिटल, चौथी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आई हमारी, हम लोगों ने पढ़ने शुरू किया एमओए। एमओए क्या है? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, चार्टर है, राइट एंड ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक है। बिना एमओए की कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। बाउंड्री वॉल कहा जाता है, लिमिट ऑफ द कंपनी बताता है, इंफॉर्मेशन देता है किसको? शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, किसी भी स्टेक होल्डर को। सेक्शन 256 में एमओए का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद फीचर पड़ी, चार्टर ऑफ द कंपनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी कहा जाता है, क्योंकि लिमिटेशन डिफाइन करता है, दायरा डिफाइन करता है। इसके स्कोप से बाहर कोई भी काम क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस की कैटेगरी में आएगा। तो पेपर में सवाल पूछा गया कि अल्ट्रा वायरस जो टर्म है वो किससे जुड़ी हुई है? तो आप लोगों ने कह देना कंपनी एक्ट से। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सबके लिए ओपन होता है,
कोई भी इसको पढ़ सकता है, वो हर आदमी जो कंपनी से जुड़ा हुआ होगा इसको पढ़ सकता है। ठीक है, फिर अपन ने क्लोज में क्या आया, 6 क्लोज आए, नेम आया, ऑब्जेक्टिव आया, सिचुएशन आया, लाइबिलिटी आया, कैपिटल आया, एसोसिएशन आया। 6 क्लोज ध्यान रखने हैं, नेम, ऑब्जेक्टिव, सिचुएशन, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड एसोसिएशन। किस क्लोज को अल्टर नहीं किया जा सकता, लाइबिलिटी क्लोज को अल्टर नहीं किया जा सकता। फिर नाम के बारे में पढ़ा, भैया नाम क्या होगा कंपनी का, नेम क्लोज में क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ कंपनी, जिस नाम से आप कंपनी रजिस्टर करवाओगे, ये स्टेटस ऑफ कंपनी बताएगी। जब आपने नाम सेलेक्ट करना तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ऐसा कोई भी नाम आपने यूज नहीं करता जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिजायरेबल मानती हो, जैसे नेशनल एम्बलम हो गया, ठीक है, कुछ शब्द हो गए, नेशनल, कोऑपरेटिव, एम्परर, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, ये शब्द नहीं यूज करने। आप क्या लगा सकते हो अपने साथ, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगा सकते हो। परंतु सेक्शन 8 ऐसा है जो कुछ कंपनीज को लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखने से क्या करता है, एग्जम्पशंस देता है विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कौन सा हो सकता है भैया, वही डेवलपिंग ट्रेड करने वाली कंपनी, साइंस, कल्चर, जो अपना प्रॉफिट सोशल वेलफेयर में लगाती है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी के रजिस्टर्ड बोर्ड पे लिखा होना चाहिए, कॉमन सेल पर भी होना चाहिए, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट लेटर पर भी होना चाहिए, अगर ओपीसी है तो उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देना। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने आज की जानकारी पढ़नी है। ठीक है जी।